नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उदारीकरण के बारे में और जानेंगे कि उदारीकरण किसे कहते हैं या उदारीकरण क्या है, तथा साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि उदारीकरण से क्या लाभ है तथा उदारीकरण की क्या क्या हानियाँ हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन ये और जानते हैं उदारीकरण का क्या अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक गतिविधियों, व्यापार और कारोबार पर लगाए गए सरकारी नियमों और प्रतिबंधों को कम करना या उसे हटाना। तो दोस्तों, उदारीकरण आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई एक संकल्पना है जो इसके अंतर्गत कोई भी देश की सरकार अपने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए व्यापार और कारोबार पर लगाए गए सरकारी नियमों और प्रतिबंधों को कम करती है या हटाती है। उदारीकरण का उद्देश्य है देश का आर्थिक विकास करना तथा नए नए आर्थिक क्रियाओं के लिए मौके पैदा करना। इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार के सौदों को उदार बनाया जाता है। उदारीकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के दूसरे देशों के साथ व्यापार की जो शर्तें हैं, उसमें जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उसे कम किया जाता है ताकि देश आर्थिक रूप से उन्नति करे। देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाएं आदि को समाप्त किया जाता है या उसमें ढील दी जाती है। तो उदारीकरण क्या है? उदारीकरण अपने देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो प्रशासनिक प्रतिबंध हैं या जो जकड़ने हैं, जो रुकावटें हैं, उसको कम करना, उसको दूर करना, उससे इसमें ढील देना, यही उदारीकरण है ताकि व्यापार को अबाध रूप से बढ़ाया जा सके, दूसरे देश के व्यापारियों को, प्रतिष्ठानों को अपने देश में लाया जाए ताकि हम उससे उन्नत करें और देश का आर्थिक विकास हो। अब हम जानते हैं उदारीकरण के लाभ क्या हैं। उदारीकरण होने से लाभ क्या होता है? तो उदारीकरण से आर्थिक विकास होता है। पहला जो बड़ा लाभ है, उदारीकरण का उद्देश्य ही यही है कि देश का आर्थिक विकास करना, और इसमें उदारीकरण के उपरांत लगभग सभी देशों में देखा जाता है कि उस देश का आर्थिक विकास हुआ है। दूसरा है, इससे नए बाजारों में पहुंच मिलती है। उदारीकरण के द्वारा न केवल दूसरे देश की कंपनियां अपने देश में आती हैं, बल्कि उदारीकरण चूँकि बहुपक्षीय क्रिया है, अगर हम अपने नियमों कानूनों को उदार बना रहे हैं तो सामने वाले देश को बनाना पड़ता है। इसमें हमारे भी देश के जो फर्में हैं, जो उत्पादक यूनिटें हैं, उन्हें अपने वस्तुओं के लिए नए बाजार मिलते हैं, उन तक पहुंच मिलती है। इससे दक्षता और नवाचार बढ़ता है। इससे दक्षता नवाचार का मतलब है इससे इनोवेशन होते हैं, इससे रिसर्च को प्रोत्साहन मिलता है। अपने वस्तुओं की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमें अपने लिए इंतजाम करने पड़ते हैं। इसमें कैपेबिलिटी बढ़ाने का मौका मिलता है क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। नंबर 4 है, इससे उपभोक्ताओं को उत्पादों के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। जब ज़्यादा फर्में आती हैं, जब ज़्यादा कंपनियां आमने सामने आती हैं, तो उससे उपभोक्ताओं के लिए फ़ायदा होता है क्योंकि उनको तरह तरह के एक ही चीज़ के कई प्रकार के विकल्प मिलते हैं। अगला अगर हम लाभ देखें तो इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं। जब एक ही वस्तु को बेचने वाले ज़्यादा लोग होंगे तो तय है कि प्रतिस्पर्धा के कारण वो वस्तु की कीमतें ज़्यादा होंगी नहीं, बल्कि वो जायज़ कीमतें होंगी, यानी इसकी कीमतें कम हो सकती हैं। छठा है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता है। इसके द्वारा उदारीकरण के द्वारा बाहरी कंपनियों के द्वारा देशों में निवेश किया जाता है और उस देश की आर्थिक विकास होता है। अब हम देखते हैं उदारीकरण से हानि क्या क्या है। तो उदारीकरण से हानि भी होती है। इसमें सबसे बड़ी जो हानि है वो यही है, इससे घरेलू फर्मों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसमें किसी भी देश के जिसमें बाहरी देश से कंपनियां आ रही हैं, तो उस देश के जो निजी या घरेलू कंपनियां हैं, उनको एक कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने ऐसे इंतजाम करते हैं या अपनी वस्तुओं को इस प्रकार से बनाते हैं या सस्ती करते हैं ताकि अपने सामान को दूसरे देश में बेच सकें, तो उस देश के कंपनियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। दूसरा भी गवर्नमेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा हानि है, इससे राजस्व का भारी नुकसान होता है। उदारीकरण से पहले
कस्टम ड्यूटी कोई भी कंपनी कोई भी देश बढ़ा के लेता था, तमाम वो कर लगाता था बाहरी देश के वस्तुओं पर। अब उदारीकरण के बाद उसे वो सभी कर या वो जो प्रतिबंध होते हैं उसे हटाने पड़ते हैं, उसे टैक्सेस कम करने पड़ते हैं। इससे जो है, इसीलिए किसी भी देश के उदारीकरण के बाद उस देश के राजस्व में भारी नुकसान होता है। तीसरा है, इससे आय असमानता बढ़ती है। अब उससे असमानता इस तरह से बढ़ती है कि जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जाते हैं, जो गरीब हैं वो गरीब हैं, या कोई भी देश उपभोक्ता बन के रह जाता है यदि वो अपने यहाँ उत्पादक फर्मों को बढ़ावा नहीं देता या उत्पादक फर्मों को बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाता, तो उससे वो देश के कमज़ोर होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा है, इससे नौकरी का विस्थापन होता है। उदारीकरण के द्वारा जो कंपनियां बाहर से आती हैं वो नई नई तकनीकों के साथ लैस होती हैं या नई नई तकनीकों नई नई मशीनों का उपयोग करती हैं, जिसके द्वारा नौकरियां कम होती हैं, विस्थापित होती हैं। पांचवा है, इससे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी इसका ड्रॉबैक है उदारीकरण का। यदि हम अपने आप को मजबूत न बनाएं, यदि हम उत्पादक न बन के उपभोक्ता बन के अगर सिर्फ रह जाएं, तो विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में आती हैं उस पर हम अगर अत्यधिक निर्भर हो जाएंगे, तो उनके जाने के बाद या उनके निवेश कम करने के बाद हमें बहुत बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। इस प्रकार की घटनाएं दुनिया के कई देशों में देखी गई हैं। चाइना के द्वारा दूसरे छोटे छोटे मुल्कों पर इसी प्रकार के आर्थिक संकट पैदा कर दिए गए, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उनको बढ़ा देने के बाद जब उन्हें अपना हाथ खींचा तो वहाँ पर आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं। तो उदारीकरण का ये 5 प्रमुख हानियाँ हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें।